नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और जो विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं हैं, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के भी क्लास हमने किए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं जिसमें 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है। तो उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीली आंधी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पीली आंधी। ये जो है उदय प्रकाश की कहानी नहीं मानी जाती, तो इसके वास्तविक लेखक हैं प्रभा खेतान। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि पीली आंधी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं प्रभा खेतान। बाकी तिरछी, पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, उदय प्रकाश। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि पाल गोमरा का स्कूटर ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा या किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आती है। तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, उदय प्रकाश। और यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह का नाम क्या है। तो निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिंदे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, परिंदे। ये कहानी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में आता है, तो इसे जानना आवश्यक है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी मानी जाती है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसप्रिया। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, रसप्रिया। रसप्रिया के अलावा और भी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जैसे तीसरी कसम, अग्निखोर,
आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, तो ये भी फणीश्वर नाथ रेणु के अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, तो इसे भी जानना आवश्यक है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी, उनका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत पाक विभाजन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। और ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार का नाम क्या है? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मोहन राकेश। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? तो इनमें से शिव मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अकर्मक क्रिया। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कसाई बाड़ा कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, शिव मूर्ति। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, शिव मूर्ति। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कसाई बाड़ा किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा
के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया था टीजीटी में, अब पूछा गया है पीजीटी में। तो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवमूर्ति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शिवमूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? तो इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छतरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। छतरी जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह माना जाता है, और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कमलेश्वर। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजा निर्बंसिया किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 300। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 300 संख्या मानी गई है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक का दारोगा कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, कई बार पूछा गया है। तो नमक का दारोगा कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रेरणा नामक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो प्रेरणा नामक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कफन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कफन। और मुंशी प्रेमचंद की अंतिम जो उपन्यास मानी जाती है वो है मंगलसूत्र। ये अधूरा उपन्यास है, परंतु ये जो है अंतिम कहानी मानी जाती है, कफन। और मंगलसूत्र जो है ये अंतिम उपन्यास मानी जाती है, तो इसे जानना आवश्यक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कहानी घटना प्रधान मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी कहानी घटना प्रधान मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पंच परमेश्वर जो है ये घटना प्रधान मानी जाती है, और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झबरा किस कहानी का पात्र है?
ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो झबरा किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद से जुड़े जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी तथ्य हैं, उनके जीवन परिचय, उनके कहानियों के बारे में, उनके पात्रों के बारे में, उन्हें जानना आवश्यक है। तो कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं और इनमें से कोई काम नहीं करते। तो जो पैसा उन्हें कफन खरीदने के लिए मिला था, उन पैसों से वो पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामुल का कैदी के लेखक का नाम क्या है? तो दामुल का कैदी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो इनमें से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा जादूगर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। छोटा जादूगर जो है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसके वास्तविक लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि छोटा जादूगर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बाकी बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा और ठाकुर का कुआं, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोजे वतन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसका नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में और अब पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2004 में। तो प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोजे वतन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सोजे वतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोजे वतन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सोजे वतन। ये प्रश्न जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों प्रकार के परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसे जानना आवश्यक है। तो प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवाब राय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, नवाब राय। परंतु उनका वास्तविक नाम था धनपत राय, पर जब वो हिंदी में रचनाएं लिखने लगे तो उनका नाम था प्रेमचंद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह
में संकलित है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजाल। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, इंद्रजाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? तो प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय जो है वो प्रसाद की गुंडा कहानी में चित्रण किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पुरस्कार। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका का नाम क्या है? तो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नासिरा शर्मा जो है ये कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का माना जाता है? तो इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पत्थर गली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पत्थर गली। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुलाई वाली किस विधा की रचना मानी जाती है? तो दुलाई वाली किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कहानी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, कहानी जो है ये दुलाई वाली की विधा मानी जाती है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंग महिला। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बंग महिला जो है ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में और पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना मानी जाती है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कहानी। तो ये जो है कहानी के अंतर्गत मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदुमती। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है?
तो फिर से पढ़ते हैं। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसका सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो 3 कहानियां लिखी हैं वो हैं, उसने कहा था, फिर सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तो ये जो है 3 कहानियां हैं, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बुद्धू का कांटा किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं मानी जाती? तो इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ष का समय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके वास्तविक लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाकी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये जो है ये गुलेरी जी की अत्यंत ही 3 प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो एक पति के नोट्स कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र भल्ला। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महेंद्र भल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी मानी जाती है? तो हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी मानी जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मृदुला गर्ग की कहानी मानी जाती है हरिबिंदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफेद कौआ कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो सफेद कौआ कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मंजुल भगत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मंजुल भगत। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सफेद कौआ ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत मानी जाती है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंक्शन कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो जंक्शन कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुक्तिबोध। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहानी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सतह से उठता आदमी जो है ये कहानी विधा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कथाकार नहीं है? तो इनमें से कौन एक कथाकार नहीं है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
निर्मला जैन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निर्मला जैन जो है ये कथाकार नहीं है, बाकी कृष्णा सोबती, ममता कालिया और मृणाल पांडे ये जो हैं ये कथाकार माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह माना जाता है? तो सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन अज्ञ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि अपने अपने अजनबी ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी उपन्यास के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में उपन्यासों के नाम है और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है अलमा कबूतरी। तो अलमा कबूतरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मैत्रेयी पुष्पा। उसके बाद आता है छप्पर। तो छप्पर कहानी के उपन्यास के लेखक हैं जयप्रकाश करदम। उसके बाद आता है मुक्ति पर्व। तो मुक्ति पर्व उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मोहनदास नेमिष राय। और फिर आते हैं आवा। तो आवा जो है इसके लेखक हैं चित्रा मुदगल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में ये सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में ये सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर नामवर सिंह। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में मिलती है? तो समाज के उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में मिलती है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाचियो बहुत गोपाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही
आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज किशोर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। गिरिराज किशोर जो हैं ये तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में, तो यहाँ भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर माचवे। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रभाकर माचवे। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि 30, 40, 50 किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है फांस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो फांस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, संजीव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, संजीव। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौखट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चौखट। बाकी काली आंधी, डाक बंगला, ये सभी जो हैं इसके लेखक है कमलेश्वर। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद हसीनों के खतून किसकी रचना मानी जाती है? तो चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांड्य बेचैन शर्मा उग्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? तो किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मराठी। तो मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभोज, उषा प्रेमवदा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। महाभोज उषा प्रेमवदा जो है इसके लेखक नहीं है, इसके वास्तविक लेखक हैं मन्नू भंडारी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो महाभोज उपन्यास के लेखक हैं मन्नू भंडारी। बाकी नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, ये बिल्कुल सही है। सारा आकाश, इसके लेखक राजेंद्र यादव, ये भी सही है। और मुझे चांद चाहिए, इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा, ये भी सही है। परंतु आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय की डायरी किस विधा की कृति मानी जाती है? तो अजय की डायरी जिसके लेखक हैं देवराज, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अजय की डायरी उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। इनमें से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो फिर से पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है? तो वो कौन सा उपन्यास है या वो कौन सी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
शेखर एक जीवनी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शेखर एक जीवनी। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। यह प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। नरेश मेहता जो हैं ये पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं, और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह पर लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंकाल। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है, कंकाल। और यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है, तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन से उपन्यास एवं उपन्यासकार का ऑप्शन सही नहीं है। तो इनमें से कौन से उपन्यास और उपन्यासकार का ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुझे सूरज चाहिए। इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा। ये गलत है, मुझे सूरज चाहिए नहीं होगा, ये होगा मुझे चांद चाहिए। तो यहाँ पे जो सूरज दिया गया है ये गलत है, इसके स्थान पर होगा चांद। तो मुझे चांद चाहिए, इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी महाभोज के लेखक हैं मन्नू भंडारी, ये सही है। आवा के लेखक हैं चित्रा मुदगल, ये भी सही है। और तत्सम के लेखक हैं राजी सेठ, ये भी सही है। परंतु मुझे सूरज चाहिए, इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मिथिलेश्वर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मिथिलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्षा वशिष्ठ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, वर्षा वशिष्ठ। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र वर्मा। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है, तो शेष कादंबरी उपन्यास के लेखिका का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अलका सरावगी। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालटेन की छत के लेखक का नाम क्या है, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था। तो लालटेन की छत
के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, निर्मल वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आपका टीजीटी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालटेन की छत के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो लालटेन की छत रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना मानी जाती है? तो वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। तो वे दिन जो है ये उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो निष्कवच उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजी सेठ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राजी सेठ। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अमृत राय का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इनमें से अमृत राय का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीज। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो जुलूस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैला आंचल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? तो मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आंचलिक। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी मानी जाती है? तो आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी मानी जाती है, या आवारा मसीहा जो है ये किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, शरत चंद्र। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2004 में। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है चतुरी चमार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो चतुरी चमार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है?
तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, निराला। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरीश रस्तोगी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? तो राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राग दरबारी। इन उपन्यासों में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास माना जाता है? तो निम्नलिखित उपन्यासों में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमाएं टूटती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सीमाएं टूटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राम गहमरी। बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के जासूसी उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार का नाम क्या है? तो झूला नट उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय पुष्पा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाक उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो चाक उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय पुष्पा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि चाक किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठ गुलाब किसकी रचना मानी जाती है? तो कठ गुलाब किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मृदुला गर्ग इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। महाभोज उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो महाभोज उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 इंच मुस्कान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था। तो 1 इंच मुस्कान जो है ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास
है। तो इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 इंच मुस्कान। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 और 2009 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ही प्रश्न पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मन्नू भंडारी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी। जिंदगी नामा किसकी रचना मानी जाती है? तो जिंदगी नामा किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? तो कृष्णा सोबती की कौन सी कृति जो है वो सांझी संस्कृति पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जिंदगी नामा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जो हैं ये वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और यहाँ से ये भी आ सकता है प्रश्न कि वैशाली की नगर वधू ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी जो विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।